तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं अविनाश श्रीवास्तव और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेकर डिस्कस करने आया हूं यहाँ पर अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कैप फैमिली एंड जो इस फैमिली के मेंबर्स नहीं भी हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग का एक छोटा सा बहुत इनिशिएटिव है कि हम लोग जो है टेक्निकल बैकग्राउंड की एडवांस्ड जानकारियां हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस पोर्टल के थ्रू और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम और ऑफलाइन भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोशिश करते हैं कि बच्चा एनरोल हो, लेकिन एम्बिशियस बच्चा एनरोल हो। तो ये छोटा सा एफर्ट है और सबसे हम लोग ये कहते हैं जो भी हमारे पेरेंट्स हैं कि हम लोग को मोटिवेट करिए इस चीज में। मोटिवेशन आपका होगा कैसे? आप स्कैप रोबोटिक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, तो मोटिवेशन हम लोग के लिए उतना बहुत है। एक कह सकते हैं एक एफर्ट है। आगे देखते हैं कितना आगे जा पाते हैं आप लोगों के प्यार और सद्भाव से। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज द क्वांटम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक हम लोग जो जितना भी हम लोगों ने वर्क किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क किया है। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये काफी शॉर्ट रहती है, तो इसमें बहुत कुछ डिस्कशन इसमें नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एक जनरल क्विक हम आपको एआई के बारे में, हमने मशीन लर्निंग एआई मैकेनिज्म्स के बारे में ऑलरेडी मैं काफी वीडियोज बना चुका हूँ। लेकिन इस बार जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा एलैबोरेशन है, क्योंकि ये जो मेरा टॉपिक भी रहा है पीएचडी का, दैट इज स्वार्म इंटेलिजेंस रहा है। इसमें मिनिएचर रोबोट्स के कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, उनका कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है, इस पर जो है मेरी पीएचडी थीसिस थी। तो काफी सराहनीय काम जो है वो मेरे सुपरवाइजर्स के द्वारा जो है वो मुझे मेंटरिंग मिली और उन्हीं के सहारे मैंने जो है इसको अचीव किया इस पड़ाव को। तो बेसिकली क्या है कि आज का जो टॉपिक है उसमें कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स या कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी किस तरह से एआई को असिस्ट करती है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि क्वांटमाइजेशन या हम कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी जो है वो आज नहीं तो कल किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैकेनिज्म में आएगी ही, पक्का है, श्योर है। रीजन क्या है कि क्वांटम का अर्थ होता है फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड। एग्जीक्यूशन हम इससे पहले बाइनरी लॉजिक पे थे, देन फजी लॉजिक हमारा आया और उसके बाद हम जो है धीरे धीरे क्वांटम की तरफ बढ़े, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स, डिस्कवरी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। हालांकि इंडिया अभी इस देश में काफी पीछे है, अभी उसको उतना, क्योंकि ये एक महंगे सिस्टम्स अभी हाल ही के ड्यूरेशन में ये बहुत महंगे सिस्टम्स साबित हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी चूंकि इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्टर है, इसीलिए इन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आपको नोट करने के लिए है कि एआई के आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बहुत से लोग आपको एआई के बारे में बताते हुए मिल जाएंगे कि व्हाट इज एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग आए थे कि सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई के बारे में तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन क्या एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या अलग अलग चीजें हैं? तो यस, एआई के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, को कहते हैं एएनआई। सेकंड होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे एजीआई कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको मैं परिचय कर दूंगा। और तीसरा होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, दैट इज एएसआई। तो जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होता है वो सीधे से उसमें बात होती है, क्योंकि उसके में वर्ड नैरो जुड़ा हुआ है। तो नैरो का मतलब सीधा सा ही होता है कि हमने जो भी हमारी एबिलिटीज हैं जो हमें आर्टिफिशियली करानी है डिसीजन मेकिंग की, वो रिपीटेटिव टास्क के लिए होती होंगी, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क के लिए मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई एक काम किसी चीज को करना है तो वो काम जो है वो रिपीटेटिव है, उसमें बहुत ब्रॉड सेंस में उसमें कोई डिसीजन मेकिंग थ्योरी नहीं लगी हुई है और एक तरीके का सुपरवाइज लर्निंग क्राइटेरिया के अंदर आता है। सुपरवाइज लर्निंग क्राइटेरिया का मतलब आप कोई आदमी खड़ा है और आपके साथ जो है सुपरविजन में वो जो है वो चीज आपको बता रहा है कि भाई ऐसे करो, तो वो परफेक्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर वो चीज नहीं आ पाएगी। तो लेकिन ये चीज है कि हर बार उस टास्क के लिए किसी भी सुपरवाइजर को अपना दिमाग नहीं खर्च करना पड़ रहा है, रिपीटेटिव टास्क है, ठीक है। तो जनरली इसमें टीच पेंडेंट का यूज किया जाता है, टीच पेंडेंट यूज होता है इसमें, ठीक है। और ओवरलैप स्टेशंस होते हैं। ट्रेजेक्ट्री डबलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ट्रेजेक्ट्री डबलिंग का मतलब एक ट्रेजेक्ट्री आपने बना दी गई, ट्रेजेक्ट्री को बार बार उसको फॉलो कर रहा है, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया।
उसके बाद आता है एजीआई, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को मैं बात कर रहा हूं अभी, ये ह्यूमन से compete करता है, compete विद ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अभी याद रखिएगा ये चीज अभी अचीव नहीं की गई है, ये अचीवेबल चीजें हैं, अभी अचीव नहीं की गई है, इसको अचीव करना है हमें, ठीक है। तो अभी हम एएनआई में चल रहे हैं, एआई के एएनआई पार्ट में चल रहे हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो सभी पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, या हम कैसे सकते हैं एएनएन के हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के हैं। अभी हम जिस फेज में चल रहे हैं दैट इज द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एबिलिटीज होती है, मैंने बताया अभी आपको। सुपरवाइजरी लर्निंग क्राइटेरिया होता है, एक सुपरविजन करने वाला एक इंटिटी होती है, जैसे कहते हैं जनरली क्या ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं। सेकेंड थिंग है दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आपका ह्यूमन कैपेबिलिटीज से compete किया जाता है। अब ह्यूमन कैपेबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, तो कंपटीशन होगा कैसे? तो कंपटीशन होने के लिए बहुत सारी थ्योरम्स या बहुत सारी एनालिटिकल स्ट्रेटजीज लगती हैं। एनालिटिकल स्ट्रेटजीज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल, उसमें आप आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडलिंग में मैंने कई इसके पार्ट्स बताए थे, कैसे यूज होता है एक्टिवेशन फंक्शंस, कैसे यूज होते हैं थ्रेशोल्डिंग फंक्शंस, उनके साथ जाकर ये आपका एक हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल बनाया था। और शायद मेरे ख्याल से अब तक का जो सुपर कंप्यूटर अब तक का बना है वो 40 मिनट्स लगाता है जो आपके एग्जीक्यूशन में एक सिंगल सेकेंड ऑफ न्यूरल एक्टिविटी के लिए। जो इस समय सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो भी एग्जिस्टिंग एआई सिस्टम है, that also took 40 minutes to simulate a single second of a neural ability, ठीक है। तो 40 मिनट्स लगते हैं उसको एक सिंगल सेकेंड की न्यूरल एबिलिटी को सिग्निफाई उसको एग्जीक्यूट कराने में। तो अभी भी हम काफी दूर हैं आपके आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से। इसके बाद तीसरा पड़ाव आता है इसका, दैट इज द आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर ह्यूमंस का। अब यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये बहुत समय के साथ ही ये चीज अचीवेबल भी है, अचीव होगी, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। वो बात अलग है कि अभी हम कंप्यूटेशन स्पीड में लैग कर रहे हैं, अभी कंप्यूटेशन स्पीड नहीं अचीव हो पाई है। क्वांटम मैथमेटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाई ही इसीलिए गई है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें क्या हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्टर करना है। तो एएसआई का टर्म इसमें आया है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ एआई। तो पहला था आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, सेकंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो दैट इज द आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो अभी हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है, अभी ड्रीम है, अभी अचीवेबल नहीं हुआ है। इसमें अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ह्यूमंस आएगा। अब सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट मतलब इंक्रीज थिंकिंग, हमारी जो होमोसैपियंस कह सकते हैं, हमारी जो एक बायोलॉजिकल कैटेगरी है उससे कहीं ज्यादा उठकर इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशन स्पीड होती है। तो इसलिए मैंने कहा सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो और ऑब्वियस सी बात है मेमोरी कैपेसिटी में इनहेंसमेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि डेवलपमेंट जो है अभी तक इसमें क्या हो चुका है हमारा। तो अभी तक जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। डेवलपमेंट कौन कौन से हुए हैं, तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हम ला चुके हैं। स्मार्ट असिस्टेंट्स कौन कौन से, जिसमें कि इसमें एलेक्सा, हम अमेजोन का देखते हैं, एलेक्सा दैट इज अ स्मार्ट असिस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात जानना है कि जो आपका किस फील्ड में आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस आएगा और किस फील्ड में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा। बहुत से लोग कह सकते हैं कि अभी भाई हम तो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और इतनी चीजें जब हम अचीव कर चुके हैं तो इसको एजीआई में क्यों डाला नहीं गया, एएनआई में क्यों डाला गया? क्योंकि एजीआई के कुछ फैक्टर्स जो आपको एजीआई को अलग बनाते हैं एएनआई से, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि अब तक हमने क्या किया, प्रिम्स एल्गो, क्रस्कल्स एल्गो, या आपका जो वेरियस रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हो गई, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिथम्स हो गई, और ग्रीडी अप्रोच हो गई। इस तरह की जो अप्रोचेस लगाई हैं, इनसे प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ, हमारे पास अभी इस तरह की टेक्निक नहीं आई है जो डिसीजन मेकिंग को सुपरवाइजरी मोड से हटाकर इंडिपेंडेंट मोड की तरफ शिफ्ट करे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया भी जनरेट नहीं हुआ है।
हाँ, लास्ट जो हमारा अटेम्प्ट, जो हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट डिस्कवरी हमारी ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग को लेकर है, कि हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो अभी प्लान ऑटोनॉमस प्लानिंग तो ट्रेजेक्ट्री में भी नहीं हुई है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग की तरफ हम काफ़ी अग्रसर हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो एक टर्म कहा जाता है कि ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग जो है वो अभी तक हम पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स के थ्रू हमने अचीव किया है। पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक हमने पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स पे डिफिनीशन पे वर्क किया है, जिसके थ्रू हम जो है मैप कर पाए हैं ट्रेजेक्ट्री को। लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन के इंटरवेंशन के साथ हुई हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क में हमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है। ठीक है, एक नया टर्म हम कह सकते हैं, नया तो नहीं है लेकिन एक टर्म आया है, इसे कहते हैं हम कॉग्निटिव साइंसेस। कॉग्निटिव साइंसेस कुछ हद तक इस धारणा को अचीव करने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अचीव नहीं कर पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस प्लस कॉग्निटिव साइंसेस अचीव करेगा आगे की तरफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अभी अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो और क्या क्या चीजें हमने अभी एएनएन में अचीव कर रखी हैं, दैट इज आपका चैट बोट्स हैं। ठीक है, और प्रीफेस्ड क्वेश्चंस, प्रीफेस्ड आपके मैनिपुलेशन कैलकुलेशंस, स्टोरिंग आंसर्स इन फॉर्म्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है, स्पैम फिल्टर्स ऑन ईमेल, रोबो एडवाइजर्स, क्योंकि आपके बहुत से आप देखे होंगे रोबो एडवाइजर स्टॉक ट्रेडिंग या इस तरह होम मेकिंग में बहुत सारी चीजें इस तरह से ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली एजीआई डज, ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशंस की आपको हर जगह मिलेगी वो ये कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म ऑल टास्क एज ह्यूमन कैन। तो एआई का जो इवोल्यूशन वो वही भाई इसी चीज के लिए हुआ है कि सारी वो कैपेबिलिटीज, सारी चीजें जो एआई ह्यूमन कर सकता है वही एआई को करनी, वो सारी कैपेबिलिटीज जो हैं वो एआई के अंतर्गत ही आएंगी। तो फिर एजीआई अलग से कैसे है? एजीआई अलग से इस तरह से है कि अभी तक हम जितनी भी डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज हैं वो या तो हम रियल टाइम सिस्टम्स एल्गोरिथम्स के थ्रू करते हैं, जिसमें कि आपकी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गई, इस तरह की चीजों से करते हैं, या हमारे पास फीडबैक नेटवर्क्स हैं, रिकरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्सेस हैं। तो इन सब चीजों से हम जो है वो अभी तक अपने डिसीजन या सिस्टम को डिसीजन लेने के लिए हम उसको ये सब फीड करके रखते हैं उसमें कि डिसीजन भाई इससे आप लीजिए। और इसके अलावा ह्यूरिस्टिक के सॉफ्ट ह्यूरिस्टिक नॉलेज के थ्रू करते हैं। सॉफ्ट ह्यूरिस्टिक्स का मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास जो है कुछ डेटा या है, उसके हिसाब से उस डेटा पे, उस कंडीशन पे उस मशीन ने कैसे काम किया, ये जो है वो उसके हिसाब से मशीन फर्दर आगे के फ्यूचर के डिसीजंस लेती है। इसके लिए हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिसमें कि आपकी वेट मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, इसमें वेट्स आपके डाले जाते हैं, आप प्रेम्स एल्गोरिथम या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमने पढ़ी हैं, प्रेम्स है, क्रस्कल, उसमें वेट्स डाले जाते हैं। वेट्स क्या बताते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो इसकी इतनी इंटेंसिटी है या इसका इतना वेटेज है, इसकी इतनी प्रायोरिटी है, जिसका वेट ज्यादा हो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इस स्टिमुलाई को सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करिए, इस पाथ को सबसे पहले चुनिए। तो जिस पाथ में वेट सबसे ज्यादा होंगे वो पाथ को चुना जाएगा। तो अब तक हम क्या करते हैं, जितना भी मोड हमारा ये सुपरवाइजरी मोड पर है, मतलब एक मैन उसको या एक ह्यूमन बीइंग उसको जो है वेट्स दे रहा है, वो स्टिमुलस से, इनपुट स्टिमुलाई से उसने अपने आप वेट्स का प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया। ठीक है, तो उसमें अब कमी क्या रह गई, क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया, तो इस प्योरली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स नहीं बने। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब ये एजीआई क्या करेगी, ग्रेटर एफिकेसी चाहिए। ठीक है, और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू अराइव एट डिसीजन लाइक टेकन बाय लाइक द ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें कॉग्निटिव अप्रोच को रखना है। अगर हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव साइंसेस का यूज कर लेते हैं तो दैट मेक यूज ऑफ एजीआई की तरफ हम थोड़ा बढ़ जाएंगे। कॉग्निटिव साइंसेस के बारे में बात बहुत की जाती है, कॉग्निटिव साइंसेस का यूज अभी उस हिसाब से नहीं हुआ है। कॉग्निटिव साइंसेस में बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ हीलिंग। कॉग्निटिव का मतलब जहां भी है उसका मतलब होता है सेल्फ रिपेयरिंग और सेल्फ हीलिंग। अपने आप, जैसे हम कॉग्निटिव नेटवर्क्स की बात करें तो वो नेटवर्क्स जो बीच में टूटने के बाद खुद उसको हील कर लें, उसको अपने आप को दोबारा चुस्त दुरुस्त कर लें, अपने आप मतलब राउटर्स को सेल्फ रिपेयर कर लें, इस तरह के नेटवर्क कॉग्निटिव नेटवर्क से, इस तरह की साइंसेस जो है सेल्फ रिपेयरिंग साइंसेस कॉग्निटिव साइंसेस के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कि और क्या इसमें एजीआई में है जो एएनआई में नहीं था, जो एजीआई में डाला गया है।
वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि आप मान के चलिए कि फीलिंग, टच, जैसे आजकल बहुत से रोबोटिक वीडियोस आप देखिए, उसमें फीलिंग, टच, इस तरह के चीज़ों को डाला गया है। हम इसकी तरफ अचीवेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम जैसे कि एक टच का सेंस है, वो सेंस, किस टच का सेंस हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा वीक है, पीछे हैं। तो अभी तक जो कि हमारे पास गेमिंग थ्योरी है एआई में, उसमें आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, चेस प्लेइंग गेम्स हो गए, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, ये सब अभी नैरो एएनआई में ही चल रहे हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में चल रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में ये चीज नहीं आई है। एक चीज और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में रहती है, दैट इज हाउ टू मेक द टास्क परफेक्ट इन परफेक्ट मैनर। तो एक परफेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आप देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है मार्केट में रिलीज नहीं हुई है। रीजन क्या है? क्योंकि उनके फीडबैक जो है वो प्रॉपर एफिकेसी के नहीं आए हैं। क्योंकि हम मानते हैं किसी भी इंजीनियरिंग साइंसेज में जब तक हमारी एफिकेसी जो है, अगर मान के चलिए कि 90% एंड अबव ना हो जाए, तब तक हम उसको चीज को 60-70% पे लॉन्च इमरजेंसी कंडीशन में ही कर पाते हैं। एक हेल्दी कंडीशन में उसको लॉन्चिंग हम नहीं मानते हैं। तो और क्या पर्सपेक्ट है? पर्सपेक्ट ऑफ एजीआई बनाने में अभी तक हमने पहले बताया कि अभी तक जो है कि हम पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, जिसकी फर्स्ट डिग्री की, सेकंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की, हम यूज करते आए हैं ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग में। ये ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत ही आई है, अभी अनसुपरवाइज में नहीं आ पाई है, उतनी उसमें उतना सक्सेस रेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ये जो हुआ है इसमें, और अब तक हम कर क्या चुके हैं? अब तक व्हाट वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम मॉडल्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है, स्काडा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसमें कि हमने मॉडल भी किया था कि सिस्टम का मॉडल में, अगर आप प्रीवियस मेरे वीडियोस देखिए, उसमें हमने देखा है सिस्टम का मॉडल y = ax+b के फॉर्म में सिस्टम का, या किसी कंप्यूटर सिस्टम का, या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की मॉडलिंग की गई है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है वो हार्ड ह्यूरिस्टिक्स की तरफ नहीं बढ़े। हार्ड ह्यूरिस्टिक्स का सीधा सा तात्पर्य होता है कि हमारा जो भी प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम आगे के जो एस्टिमेशन, डिसीजन मेकिंग जो हम बनाएं, वो लगभग 90% ऑफ अबव क्राइटेरिया के हिसाब से वो सही हो। या फीडबैक, हम कह सकते हैं एरर जो होता है, दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, वो एरर जो है निग्लिजिबल फॉर्मेट में आए, जो कि अब तक नहीं आया है। तो एक ये बहुत बड़ा टर्म है कि अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग की है, वो हम लोग पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की हैं, और nth ऑर्डर तक भी गए हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग सुपरवाइज्ड क्राइटेरिया में ही हुई है। अब हम इंप्रूवमेंट हमें कहाँ करना है? एजीआई में, दैट इज द कॉन्शियस प्रोग्रामिंग विद फुल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। हमें कॉन्शियस प्रोग्रामिंग मतलब अगर इनपुट पैरामीटर में कुछ भी चेंज हुआ तो आउटपुट पैरामीटर में वो मिनिमल से मिनिमल चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये आपका कॉन्शियस प्रोग्रामिंग में आता है। और तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे तरीके से कि हमारा जो एजीआई है, इसे कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो दैट इज द मिक्सचर ऑफ एएनआई प्लस कॉग्निटिव साइंसेस, ठीक है, जिसमें कि कॉन्शियस प्रोग्रामिंग शामिल है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी तक 40 मिनट्स हमें चाहिए, या एक सुपर कंप्यूटर 40 मिनट्स लगाता है एक सिंगल सेकंड की न्यूरल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। तो अभी हम सोच सकते हैं कि एजीआई का स्टेटस अभी क्या है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजीआई क्या होंगी? एजीआई की रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला जो हमें चाहिए कि हमें कैसे जो है हम एजीआई को अचीव करेंगे। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, हमने उसमें कुछ पैरामीटर बना दिए। अगर पैरामीटर्स ना बनाते तो हमें ये नहीं पता चलता कि वर्क किस पे करना है हमें। तो पहला है कॉमन सेंस, सेकंड है बैकग्राउंड नॉलेज, थर्ड है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको कहते हैं कंसर्न डोमेन स्विचिंग भी कहते हैं इस चीज को। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब केवल वही डिटेल्स आपको दिखाई जाए जो डिटेल्स उस क्लाइंट स्पेसिफिक को चाहिए। एंड कॉजेलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। कॉजेलिटी का मतलब होता है कि आउटपुट ओरिएंटेड अप्रोच, कॉजल आउटपुट, जैसा जो आउटपुट आपको चाहिए उस तरह का आउटपुट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी हम कहां पर हैं? अभी हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइब्रिड एआई कर रहे हैं। ये हाइब्रिड एआई की तरफ अभी हम हैं। हाइब्रिड एआई का मतलब होता है न्यूरल नेटवर्क्स प्लस रूल बेस्ड सिस्टम्स। न्यूरल नेटवर्क्स प्लस रूल बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराने अपने साइंसेज में, प्रेडिकेट लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक, 12 फॉल्स स्टेटमेंट्स जो होते थे हमारे। तो न्यूरल नेटवर्क्स को हमने रूल बेस्ड सिस्टम के साथ अगर मिला देंगे तो ये हाइब्रिड एआई बन जाता है। और अभी हम इसी राह पर हैं। अभी हमारा लेटेस्ट जो चीजें हैं वो हाइब्रिड एआई तक है।
इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी फॉरेन चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे तो डेवलपमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, एक चर्च ट्यूरिंग थीसिस हुआ करती है, उसमें कहा गया है कि गिवन द इनफाइनाइट टाइम एंड मेमोरी, अगर इनफाइनाइट टाइम एंड मेमोरी दी जाए, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एल्गोरिथमिकली। ठीक है, गिवन इनफाइनाइट टाइम एंड मेमोरी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एल्गोरिथमिकली। ये चर्च ट्यूरिंग थीसिस है, इसके बेसिस पर हम चल रहे हैं एजीआई बनाने के लिए। अभी हमने आर्टिफिशियल से कहते हैं कि सबसे पहला जो थर्ड पॉइंट आपका था आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उस एएसआई की तरफ तो हम देख भी नहीं रहे, अभी एजीआई की तरफ हम इतना बढ़े हैं। अब बात करते हैं कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस में क्या, कहां पर हम ठहरते हैं एजीआई के पर्सपेक्ट पे। तो अब चूंकि एजीआई के साथ बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक छोटा सा टर्म है, लेकिन इसको हमें अगर एक मशीन इंटेलिजेंस के टर्म्स में देखना हो तो कॉमन सेंस हम काफी हद तक बनाने में सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि कॉमन सेंस के बहुत से क्राइटेरिया हैं। दैट इज अ सिचुएशनल फीचर। तो सिचुएशनल फीचर तभी आप कोई मशीन सिचुएशनल फीचर के हिसाब से इंडिपेंडेंट थिंकिंग तभी कर सकती है जब इंडिपेंडेंटली वो सोचे। तो कॉमन सेंस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जिसकी तरफ हम काम करना है। बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज का सीधा सा मतलब ह्यूरिस्टिक्स है। तो अभी तक जो ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से जो हमारा मैपिंग हुई है वो रिजल्ट तो दे रही है उन कंडीशंस में, लेकिन कंडीशंस हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। अगर स्लाइटली भी चेंज हुआ तो हमारा वो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तीसरा ट्रांसफर लर्निंग, जिसे क्रॉस डोमेन लर्निंग कहते हैं, या कंसर्न डोमेन स्विचिंग भी कहा जाता है। मतलब कि सपोज अगर कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उस मैकेनिकल का इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, उसको अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कहीं वो जुड़ रहा है तो उन दोनों ही मैनर में डिसीजन मेकिंग जो है पॉसिबल हो। दिस इज द ट्रांसफर लर्निंग क्राइटेरिया कहते हैं इस चीज को। तो वो मतलब उस मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी डिसीजन ले सके, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए भी डिसीजन ले सके, क्योंकि एक पूरे प्रोजेक्ट में स्विच हम सिस्टम्स के बीच में करते रहते हैं। कोई भी चीज परफेक्टली एक सिस्टम से नहीं बनती है। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता चुका हूं, केवल कंसर्न चीज ही आपके क्लाइंट साइड को यूजर को दिखे। और नेक्स्ट है कॉजलिटी, हम आउटपुट की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहे। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांटम का इसमें यूज कहां से आया। तो क्वांटम का यूज यहां से आया कि हमें चूंकि फास्टर स्पीड चाहिए, तो फास्टर स्पीड हमारे जो अंडरलाइंग लॉजिक्स हैं उसमें से फास्टर स्पीड लगनी मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्वांटम की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम का ये 2-3 चीजें ऐसी हैं क्वांटम की जो सभी लोगों ने, आप लोगों को पता होंगी, उसको एक्स्ट्रा में बताने की जरूरत नहीं कर रहा हूं कि क्वांटम में क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, और क्वांटम का सीधा सा अर्थ क्या होता है। कि क्वांटम मैकेनिक्स से हम कह सकते हैं, क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है कि मोर देन की एक जो आपका एक स्टेट है वो कोई भी एक एलिमेंट से 0 या 1 लेके चले तो वो एक ही स्टेट में किसी समय ना हो, वो क्या हो दोनों स्टेट्स में प्रोपोगेट करे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि दोनों स्टेट में प्रोपोगेट करे। तो इसको आप सीधे टर्म्स में, जिसको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि भाई एक ऑब्जेक्ट दो जगह कैसे हो सकता है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य वो इस तरह से मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह एक ही स्टेट में हो सकता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो एक क्वाइन है, क्वाइन को हम रोटेट कराते हैं अर्थ पर, जैसे हम से कहते हैं टिल्ट, वो रिवॉल्व कराते हैं किसी एक्सेस पर, तो वो एट अ सेकेंड या एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पोजीशन लेता है। लेकिन हम ये पूरे उसके मूवमेंट की ड्यूरेशन में ये नहीं कह सकते कि ये किस स्टेट में है। तो जिस समय कंप्यूटेशन का हम उस बिट पे डालेंगे कि ये इस कंप्यूटेशन के समय इस एलिमेंट की स्टेट क्या है, अगर 0 या 1 कोई भी स्टेट हो सकती है, वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगी। हमेशा हम लेके चलेंगे 0-1 बोथ स्टेट। ठीक है, इससे फायदा हमारा क्या रहेगा, फायदा हमारा ये रहेगा किसी एक स्टेट को लेकर हमारी कोई प्री डायग्नोसिस हम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा वो जी उसकी वेक्टर स्पेस हम कहते हैं वो लिमिट हो जाए। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस एक्चुअल में जब क्वांटम थ्योरी की, क्वांटम मैथमेटिक्स की बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहला बात आती है वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस सिग्निफाइज अ स्पेस in which all things are measurable with respect to space, time and direction parameters। इसमें कि एक ऐसा काल्पनिक स्पेस हम मान के चलते हैं जिसमें कि सारे जो स्पेस, टाइम एंड डायरेक्शन पैरामीटर्स, ये सभी कुछ हम मान के चलते हैं किसी एक एलिमेंट की वो मेजरेबल है। अब मेजरेबल करेंगे कैसे, इसके लिए फोरियर सीरीज का यूज करते हैं हम। फोरियर सीरीज हम जानते हैं फोरियर सीरीज क्या होती है, किसी पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज का यूज किया जाता है। फोरियर सीरीज की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल एक थिंग है। अगर इसमें फोरियर सीरीज का यूज कहाँ होता है, तो फोरियर सीरीज में हमारा क्या होता है कि हम एक फंक्शन एफ एक्स को यूज करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0,
से इनफाइनाइट सपोज मान के चलते हैं, दैट इज ए के साइन के एक्स प्लस बी के कॉस के वाई, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं। अब इसको हम क्यों लेकर आए हैं, वाई आई एम हैंडलिंग अबाउट दिस, क्यों इसको मैं लेकर आया हूं, इसका रीजन ये है कि जो आपका जितना भी किसी हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्वांटम थ्योरी, हम जब भी क्वांटम थ्योरी को लाएंगे तो क्वांटम थ्योरी हमेशा वेव फंक्शन पे वर्क करेगी। वेव फंक्शन का मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो वेव बिहेवियर शो करता है, ठीक है, वेव बिहेवियर शो करता है एक पार्टिकल। वेव बिहेवियर मतलब क्योंकि क्वांटम में क्या होता है कि जैसे मूविंग ऑफ द कॉइन है, कॉइन जब मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम किसी एक चीज में मैप नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक वेव फंक्शन की तरफ से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस वेव फंक्शन को क्यों, क्योंकि हम वेव बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में उसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स हैं, और यही हमारा थिंग जो है ये आपके आएगी क्वांटम में। जहां भी क्वांटम वर्ड आएगा वहां पे वेव फंक्शन जरूर आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि हम उसका स्पेसिफिक बिहेवियर किसी स्टैंड पे हम मेजर कर रहे हैं रादर देन होल ऑफ द टाइम स्टैंड, मतलब होल ऑफ टाइम स्पेस, किसी होल टाइम स्पेस पे उसको मेंशन न करके किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी चीज हम गवर्न कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा यहाँ पर वेव फंक्शन लगाए जाते हैं फाई एक्स नाम से या साई वाई नाम से, वो एंटिटी लिखी जाती है और ब्रैकेट में उसका वेव फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है, ये एंटिटी ए हो गया, ऐसे ये बी है, ब्रैकेट में फाई एक्स, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम देखिए, आप इसमें देख लीजिए, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर क्वांटम इसको दिखाते हैं, दैट इज द क्वांटम, क्यूबिट कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्यूबिट जहां भी या क्वांटम थ्योरी जहां पर भी आएगी वहां वेव फंक्शंस का जिक्र जरूर आएगा। रीजन क्या है कि वेव फंक्शंस क्यों हम लगाते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक पार्टिकल को जो है वेव के फॉर्म में देख रहे हैं, ना कि एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्योंकि हम मोर देन वन स्टेट लेके चल रहे हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, एक छोटा सा मैंने ग्लिम्स देने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आता है या कुछ चेंजेस या आपको लगता है कि और पढ़ने की जरूरत है या और हमसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड रहता है, तो आप जो है बिल्कुल संपर्क करें हमसे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, होप करता हूँ कि और क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। अभी तक छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत कुछ मैं बता भी नहीं पाया हूँ इसमें, काफी हद तक इसमें चीजें रह गई हैं। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, डेंसिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, और मार्कोव रैंडम फील्ड मॉडल आता है इसमें, और साथ साथ में डेटा रिट्रीवल का भी बहुत डिपेंडेंसीज, मॉडलिंग टर्म डिपेंडेंसीज फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी डिपेंडेंसीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो आता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी इसमें एक मॉडल आता है, दैट इज द क्वांटम लैंग्वेज मॉडल, QML से कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें गवर्न होती हैं। तो ये बहुत हॉट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें, दैट इज द क्वांटम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बताने की कोशिश की कैसे एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक एंटिटी नहीं है, इसमें बहुत सी एंटिटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि आपकी AI के 3 टाइप्स हो गए, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, लेकिन इन सबके अपने अपने लिमिट्स हैं। जैसे कि AI के 3 टाइप्स बताए थे मैंने, ANI की अपनी लिमिटेशन है, AGI में हम कहां तक पहुंचे हैं, ASI में हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग या उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रैजेक्टरी प्लानिंग जब अचीव कर लेंगे तब हम AGI के करीब पहुंच जाएंगे। और